Hello friends, now today we are going to start with your illustration number 7th. So let me read this illustration number 7th from your module. From the following information relating to a departmental store, you are required to prepare for the 3 months ending 31st March 2019 month-wise cash budget on receipt and payment basis, statement of sources and uses of funds for the 3 months period. ठीक है, so now let me tell you this how we are going to prepare that. Cash in hand at bank आपको given है, all the rupees in thousands 545. Then after that they have mentioned us short term investments 300, debtors 2570, stock 1300, trade creditors 2110, other creditors 200, dividend payable 485, tax due 320 और plant 800. बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रुपीज इन थाउजेंड्स में आपको गिवन है. सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. Then after that they have also mentioned us budgeted balance at the end of the each month, that is rupees in thousand. Short term investments का balance given है, debtors का given है, stock, trade creditors, other creditors, dividend payable, tax due और plant depreciation has been ignored, that is only of plant. Depreciation amount to rupees 60,000 is included in the budgeted expenditure for each month. हर एक मंथ में आपका depreciation 60,000 का included है. अब आपको इसमें कैश बजट बनाने को बोल रहा है साहब ये, राइट? तो आई बिलीव जब भी हम कैश बजट बनाते हैं, यू नो मंथली कैश बजट हमें बनाना है, तो आई बिलीव यू नो फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स एंड फॉर द 3 months यू विल टेक, राइट? सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो आपके पास कैश और कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस 545 यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, दैट यू आर गोइंग टू राइट. देन यू विल राइट रिसिप्ट्स. आई बिलीव रिसिप्ट्स में हम क्या क्या निकालते हैं, तो रिसिप्ट्स में हम निकालते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, and if anything you have sold, that will be amount you are going to write. So first of all we will talk about cash sales. I believe question में आपको कहीं पर भी cash sales नहीं बताया है, तो when that cash sales has not been given, हमारे पास क्वेश्चन में cash sales नहीं है, तो what we are going to do will be, I believe हम ये जो sales है इसको total sales को हम नहीं टोटल सेल्स को नहीं. अब इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली लेट मी टेल यू. देखो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस में अगर मैं ये सेल्स को ऐड कर दूं, क्रेडिट सेल्स मान करके पूरा ऐड कर दिया, तो आई बिलीव दिस प्लस दिस और उसमें से ये क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 31 जनवरी का, माइनस कर दिया तो मेरे पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा, विच विल इंक्लूड माई कैश सेल्स ऑल्सो. क्योंकि ये मैंने टोटल सेल्स ही डेटर्स के अकाउंट में लिख दिया, तो ये दोनों कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में पूरा का पूरा अमाउंट कैश सेल्स भी होगा तो भी आ जाएगा. तो आई बिलीव मैं ऐसा 9 महीने के लिए बना लूंगा. पहले वर्किंग नोट नंबर 1 और मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल लूंगा. 2570 प्लस 2100 माइनस 2600. तो आई बिलीव आई विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑफ कलेक्शन डेटर्स फॉर द फर्स्ट मंथ. अब सेकेंड मंथ में गए तो सेकेंड मंथ का ओपनिंग बैलेंस 2600 ही हो गया, उसमें सेल्स 1800 ऐड करोगे और 2500 लेस कर दोगे. ऐसे आप थर्ड मंथ का ओपनिंग 2500 लोगे, फिर 1700 ऐड करोगे और 2350 उसमें से लेस कर दोगे, तो आपके पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ गया. अब हम बात करते हैं इसके बाद की. तो नेक्स्ट आई बिलीव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास पहले कितने थे, हम एक एक चीज को देखते जा रहे हैं. बैलेंस कितना था 300, एक महीने के बाद बैलेंस कितना हुआ 700, तो इसका मतलब ये तो परचेज करा है आपने इन्वेस्टमेंट्स, वो बाद में दिखाएंगे इसका मतलब. उसके बाद डेटर्स हो गया, ठीक है. अब ये स्टॉक गिवन है, ट्रेड क्रेडिटर से हमें मतलब नहीं आएगा, ट्रेड क्रेडिटर से हमें कुछ पैसे नहीं मिलते, अदर क्रेडिटर से नहीं मिलता है, डिविडेंड पेबल नहीं, टैक्स ड्यू नहीं, तो आई बिलीव दैट्स इट. हमारे पास रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स ही आएगा इसमें, और कुछ आई डोंट बिलीव कि और कुछ आएगा. अगर आप चेक करो तो यस, नथिंग विल कम अपार्ट फ्रॉम दिस. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा फर्स्ट मंथ में. तो अब इसी के बाद व्हेन आई विल टॉक, तो अब हमें जो हमने पेमेंट करा होगा, पेमेंट्स निकालेंगे, तो पेमेंट्स में फर्स्ट पेमेंट टू द क्रेडिटर्स आना चाहिए परचेज के लिए, बट हमारे पास यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स है. कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक और लेस करो ओपनिंग स्टॉक, तो परचेज का अमाउंट आ जाएगा. हाँ, तो पहले तो हमें परचेज निकालना पड़ेगा तीनों मंथ का. तीनों मंथ का आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तीनों मंथ का आपके पास ओपनिंग स्टॉक और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक. तो दैट वे यू विल डू एंड यू विल फाइंड आउट परचेजेस फॉर एवरी 3 months. वंस यू गॉट द परचेज, तो उसके बाद हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स का सेम, ट्रेड क्रेडिटर्स का ओपनिंग अमाउंट प्लस परचेज माइनस ट्रेड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग अमाउंट, तो आपके पास पेमेंट टू द क्रेडिटर्स आ जाएगा. दैट विल बी योर वर्किंग नोट नंबर 2. आई बिलीव आपको ये सब समझ में आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है ना. कैसे कर रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो पहले हम परचेज निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. आप ऐसे फॉर्मेट बनाओ वर्किंग नोट में.
और जब आपने फॉर्मेट बनाया तो उसमें से आप दिस ट्रीटमेंट यू आर गोइंग टू डू दैट। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके परचेज आया, परचेज में ऐड ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स करके आपके पास पेमेंट टू द क्रेडिटर्स निकाल लोगे। वंस यू गॉट दिस, उसके बाद हम बात करते हैं अदर क्रेडिटर्स की। अदर क्रेडिटर्स आई बिलीव दोनों सारा बराबर ही चल रहा है, तो इसका मतलब अदर क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो अदर क्रेडिटर्स का कोई पेमेंट नहीं आएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आई बिलीव स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया। अब हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300 के 700 हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने फर्स्ट मंथ में परचेज करें 400 के, 300 के 700 के, तो 400 का परचेज आ गया, तो ये परचेज में दिखाना है। बट साथ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसके बाद मार्च में जाकर के 200 ही हो रहे हैं, इसका मतलब 500 का सेल भी हुआ है, तो ये वापस रिसिप्ट में जाएगा थर्ड मंथ की रिसिप्ट में, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, तो यानी रिसिप्ट में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लिखोगे सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन द थर्ड मंथ, दैट इज ऑफ ₹500 नाउ, और परचेज फर्स्ट मंथ में 400 लिख दोगे। उसके बाद स्टॉक हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, अदर क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं। डिविडेंड पेबल की बात करते हैं हम, तो 485 था और डिविडेंड पेबल 485 था, मगर सेकंड मंथ में 0 हो गया, इसका मतलब सेकंड मंथ में पे भी हो गया वो, तो डिविडेंड पेबल सेकंड मंथ में दिखा दोगे। उसके बाद टैक्स ड्यू 320 था, वो पूरा कंटिन्यूस चला, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर प्लांट आपका 800 था, फर्स्ट मंथ में भी 800, मगर सेकंड में 1600 हो गया, तो इसका मतलब आपने, हाँ मगर इसमें एक और बात है, डेप्रिसिएशन इग्नोर्ड है। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन इग्नोर कर रखा है, ओके। तो प्लांट 800 का 800 हो गया, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, मगर 800 का 1600 हो गया, तो इसका मतलब दैट हैज बीन परचेज्ड, एंड हाउ मच हैज बीन परचेज, 800 हैज बीन परचेज, और उसके बाद वो 1550 हो गया, तो इसका मतलब वो सोल्ड भी हो गया 50 का, तो वो भी आप दिखा दोगे आपके रिसिप्ट साइड में, सेल ऑफ थर्ड मंथ में, एंड दैट इज व्हाट यू विल शो इन द रिसिप्ट साइड। अब पेमेंट साइड भी आपको मैंने बता दिया क्या क्या आपको शो करना है, और एंड आई बिलीव उसके बाद हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हमें गिवन है, दिस मच ऑफ द अमाउंट, हाँ तो आई बिलीव एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ये सारे अमाउंट के, तो ये हम पेमेंट में दिखा देंगे, है ना। अब हमारे को एक बात और थी कि हर मंथ का जो डेप्रिसिएशन था ना, डेप्रिसिएशन अमाउंटेड इंक्लूडिंग द बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर ईच मंथ, तो हमारे ये एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड था, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो भी हमें एक्सपेंसेस दिखाने होंगे उसमें ये 60,000 ऐड करके लेस करके दिखाओगे आप पेमेंट साइड में, क्योंकि उतना तो 60,000 तो आपने पेमेंट डेप्रिसिएशन का, मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ना, इसलिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करने का पड़ेगा पेमेंट दिखाते टाइम। एंड आई बिलीव दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल था, मैं आपको चेक करवाता हूं आंसर, देखो आप। सबसे पहले इसने वर्किंग नोट्स कैसे बनाया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया, एड क्लोजिंग स्टॉक किया, लेस ओपनिंग करा, और परचेज आ गया, और परचेज आया तो ट्रेड क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस ऐड करा और क्लोजिंग लेस करा, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ गया। इन द सेम वे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिया, सेल्स ऐड करा, क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दिया, रिसिप्ट्स भी आ गया। यही मैंने आपको दोनों वर्किंग नोट बताए। अब देखो आप, ओपनिंग कैश बैलेंस ले लिया तीनों का, मगर तीनों का अभी नहीं ले सकते, हम फर्स्ट मंथ का लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आई बिलीव रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स ले लिया इसने फर्स्ट मंथ में, और कुछ भी नहीं था जैसे मैंने आपको बताया। फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट निकाल लिया, एक्सपेंसेस देखो 255। अब आपके पास एक्सपेंसेस कितना गिवन था यहाँ पर, फर्स्ट मंथ में आपके पास एक्सपेंसेस थे 315 में से इसने 60,000 का जो डेप्रिसिएशन था वो लेस करके दिखा दिया। वही मैंने अभी आपको बताया था कि दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट। तो ये इसने क्रेडिटर्स के बाद एक्सपेंसेस को लेस कर दिया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ हुआ नहीं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करा नहीं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने करा, वो मैंने आपको बता दिया था। तो टोटल पेमेंट्स आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस बन गया वापस से। फिर वापस से आपने रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स को लिख दिया था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाँ मेरा मिस्टेक हो गया, मैंने डायरेक्टली आपको 700 से वो 200 का 500 ही बता दिया था, मगर सेकेंड मंथ में 0 हो गया, तो पहले वो सेल हो गया 700 का ही सेकेंड मंथ में, और फिर वापस परचेज हुआ। मैंने वो डायरेक्टली गलती से बोल दिया था आपको कि 700 का 200 हो गया, तो थर्ड मंथ में चेंज हो गया। बीच में 0 भी तो है, वो मैंने देखा नहीं था, सो सॉरी। तो बीच में 0 हुआ ना, इसलिए वो सेकेंड मंथ में सेल मान लेंगे हम पूरा, ऑब्वियसली। तो 700 का सेल बता दिया इसने, और फिर अब थर्ड मंथ में वापस परचेज हो जाएगा 200 रुपए का, ठीक है ना। और फिर सेल ऑफ प्लांट तो था नहीं, तो ये आ गया, और फिर वही क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस में से वापस आपको 60,000 तो लेस करने ही है, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैंने बता दिया था आपको, ये टोटल आ गया। यही ओपनिंग बैलेंस बना, और यहां पर सेल ऑफ प्लांट 50 मैंने आपको बता दिया था, और यहां पर देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 अलग से आ गया। एंड दैट इज हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड योर कैश बजट। आई बिलीव कैश बजट सिंपल था। इस क्वेश्चन में जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था सोर्सेज, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब बेटा सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज योर फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओल्ड वर्जन है,
जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो उसका ओल्ड वर्जन फंड फ्लो स्टेटमेंट है। यहां पर कॉलमनर फॉर्मेट मतलब वो आपका टी फॉर्मेट में बनता है ये, जिसमें आप पहला लिखते हो सोर्सेस, फिर लिखते हो अमाउंट, फिर आप वापस लिखते हो एप्लीकेशन और फिर वापस लिखते हो आप अमाउंट। दैट वे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आपके बुक में इसने वर्टिकली बनाया, वर्टिकली बना सकते हो। सोर्सेज मतलब पैसा कहां से आ रहा है और एप्लीकेशन मतलब पैसा कहां पे लगाया। तो इसमें जो होता है ना वो दो चीजें तो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। क्या, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जो आपका ऑपरेटिंग, आप याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट विल बी, आई बिलीव आप निकालते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और उसके बाद आप उसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को ऐड कर देते हो या लेस कर देते हो, तब जाके आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता है। वैसे यहां पर जब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एक नाम होता है जो हमें बताना है, सोर्सेज में लिखाते हैं हम ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो जैसा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो पार्ट्स में जो मैंने आपको बताया डिवाइड करना है। तो पहला आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा आएगा चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो भी नेट प्रॉफिट है ना, वो नेट प्रॉफिट में ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो नेट प्रॉफिट में, और लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो आपके पास फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अभी अगर आप इस क्वेश्चन में चेक करोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन में ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना गिवन था, 150, 125 और 115। आई बिलीव ये पूरा नेट प्रॉफिट में हम 60 60 60 3 महीने का पूरा ऐड कर दोगे आप, डेप्रिसिएशन 180, तो आई बिलीव दैट विल बिकम योर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज इसके ऊपर के और सारे एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग है, तो और कुछ हमें एडलेस करने की जरूरत नहीं है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बहुत इजीली आ गया, इसमें बस मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। ठीक है ना। अब मैं सेकंड जो ये सोर्सेज में दिखा मैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 भी बन गया, इन तीनों को ऐड करके दिखा दिया। इसके बाद आई बिलीव अब मैं निकालूंगा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया तो एप्लीकेशन हो गया एक तरीके से, वो मेरा पैसा जा रहा है उसमें, और अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल के थ्रू, तो वो मैं सोर्सेज में दिखा दूंगा। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, तो व्हाट आई विल टेक इज आई विल टेक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, है ना। व्हाट आई विल डू इज, अब ये तीनों महीने का बना रहे हैं हम, तो हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, वो था 300, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 200। तो आई बिलीव इसका मतलब मेरे पास पहले 300 के थे, अब 200 का हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास डेटर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेल करके 100 रुपए आया होगा, तो वो मेरा वर्किंग कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अगर करंट एसेट्स बढ़ रहा है, सॉरी हाँ, अगर करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, और अगर करंट एसेट्स कम हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आप पहले भी करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वही सेम है। तो आई बिलीव आपका ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300 था, फिर हो गया 200। आप ये लास्ट मंथ का देखना है। डेटर से आपके पास 2570, अब आपके हो गए 2350। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपके पास आता जा रहा है, इंक्रीज होता जा, हाँ ये पैसे आते जा रहे हैं ना हमारे पास, सॉरी, तो ये डिक्रीज में जाएगा। सॉरी, आपको तो बस करंट एसेट्स में देखना है, पहले 2500 300 था, अब 200 हो गया, तो आप डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कर दो, माय मिस्टेक, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल कर दो 100 रुपीज का। फिर ऐसे डेटर्स आपके पास 2570 था, 2350 हो गया, तो जो भी आपका 220 आई बिलीव 220 का आपका डिक्रीज इन डेटर्स हो गया। तो ऐसे आप 4 कॉलम बना लोगे, 5 कॉलम सॉरी, पर्टिकुलर्स, उसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लिखेंगे हम। फिर हम बनाएंगे ईयर मतलब ये ओपनिंग बैलेंस के सारे बैलेंस लिखो, फिर क्लोजिंग बैलेंस के सारे बैलेंस लिखो, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज, ये 2 कॉलम। इंक्रीज अगर आपका करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, करंट एसेट्स कम हो रहा है तो डिक्रीज में चला जाएगा। और करंट लायबिलिटीज के लिए अपोजिट कर देंगे हम इसका, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो डिक्रीज में चला जाएगा, करंट लायबिलिटी कम हो रहा है तो वो इंक्रीज में चला जाएगा। ठीक है ना, दैट वे यू विल डू। तो आई बिलीव, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं ये कैसे बनाया इन्होंने, ये रहा देखो, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज और डिक्रीज।
तो इन्होंने लिया करंट, सारे लेते हैं इसमें, कैश और कैश इन हैंड भी लेंगे, तो कैश एंड कैश इन हैंड ओपनिंग ये था, क्लोजिंग ये था, तो आई बिलीव ये कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है तो आप इसको डिक्रीज में ही दिखा रहे हो। ऐसे आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिया, कम हो रहा है, डिक्रीज में दिखा दिया। ऐसे आपने डेटर्स लिया, कम हो रहा है, डिक्रीज में दिखा दिया। और स्टॉक लिया, कम हो रहा है, डिक्रीज में दिखा दिया। तो ये आपका डिक्रीज आ रहा है अभी तक करंट एसेट्स का। अब करंट लायबिलिटी के लिए अपोजिट, अगर ये कम हो रहा है तो इंक्रीज में दिखाओ, अगर ये अदर क्रेडिटर्स बराबर था नो चेंज, टैक्स ड्यू बराबर था नो चेंज, तो दैट्स इट एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट द वर्किंग कैपिटल। कि आप इन सबको ऐड करो, डिक्रीज वाले को और इंक्रीज वाले को। तो जब आप ये करोगे तो यहां पर आपको पता पड़ गया कि आपका डिक्रीज ज्यादा है, इंक्रीज कम है, तो नेट डिक्रीज आपके पास आ गया, दैट इज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज 665। अब वर्किंग कैपिटल कम हो गया, वर्किंग कैपिटल आपका कम हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ता तो एप्लीकेशन में आता, वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है तो इसका मतलब मेरे पास इतने पैसे बच गए वर्किंग कैपिटल में से, तो मैं सोर्सेज में दिखा दूंगा ये। तो सोर्सेज में दो चीजें आ गई, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम दिखा देंगे। देखो उसने भी यही दिखाया है आपको, ये रहा आपके पास। तो इसने पूरा नेट प्रॉफिट लिया और उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना दिया। और इसी फंड फ्रॉम ऑपरेशन में इसने देखो ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को भी ऐड कर दिया। अब और क्या आया, तो आप रिसिप्ट्स में चेक करो। इसके अलावा आपने और रिसिप्ट्स में क्या लिखा है, तो आपने एक सेल ऑफ प्लांट करा था, लास्ट मंथ का देखना है बस मुझे, कैश वो आपका कैश बजट भी। तो मैंने सेल ऑफ प्लांट करा था, तो ये पैसे आ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने वो भी दिखा दिया, सेल ऑफ प्लांट भी। ये तीनों करते ही मेरे पास टोटल आ गया, ये आपके पास ये आ गया टोटल सोर्सेज ऑफ फंड का। अब यूजेस में क्या क्या दिखाएंगे हम, तो आई बिलीव जो भी हमने अगर डिविडेंड दिया, जो भी हमने प्लांट परचेज करा, एसेट परचेज करा, तो हम फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ को कंपेयर करेंगे साहब। तो आई बिलीव व्हेन यू विल डू दैट, देखो आपके फर्स्ट मंथ में व्हेन यू विल चेक दिस, आपके पास देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो हम ले ही गए, डेटर, स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर्स हम ले ही गए, अदर क्रेडिटर्स हम ले ही गए, और प्लांट वाला भी जो चेंज था फर्स्ट मंथ से लास्ट मंथ में। अरे यार इसने तो, हाँ तो इसने एक्चुअली क्या करा है, ये अलग से दिखाएगा आपको। ये सेल तो बता रहा है ना 50 रुपए का, वो यहां से कंपेयर करके दिखा रहा है आपको, और आप साथ में प्लांट को परचेज भी दिखाओगे। एंड आई बिलीव फिर वो अब आपको 800 का दिखाना पड़ेगा, वरना हम अगर फर्स्ट मंथ से डायरेक्टली प्लांट को कंपेयर करते तो हम डायरेक्टली उसको 750 का परचेज दिखा सकते थे, मगर इसने 50 अगर आपको सेल दिखा दिया तो आपको 800 ये परचेज दिखा देगा। एंड आई बिलीव और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा, और हमने कुछ वो डिविडेंड वगैरह पे करा था ना, सॉरी डिविडेंड पेबल, वो भी आ जाएगा आपका। तो आई बिलीव अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखो इसने एक तो दिखा दिया परचेज ऑफ प्लांट, मैंने आपको जैसा बताया 800 दिखा दिया, वरना आप 750 भी दिखा सकते हो, और साथ में इसने पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी दिखा दिया। बस ये दो ही चीजें आएगी आपके यूजेस में, और ये टोटल सोर्सेस से टोटल यूजेस मैच हो जाएगा। एंड दिस इज एक्चुअली हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड योर फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो दैट वाज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 7। चलो हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पर मूव करते हैं। नाउ वी कैन सी योर इलिस्ट्रेशन नंबर 8। यू आर गिवन बिलो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 2 years ऑफ द कंपनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, ओपनिंग स्टॉक दोनों का, रॉ मटेरियल, स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, स्टोर मतलब मैं बोल सकता हूं इसको फिनिश गुड्स भी शायद, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, मिसलेनियस इनकम है आपके पास। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 12 lakhs in the year 3rd. Okay. As a result, other expenses will increase by 50 lakhs beside other charges. Only raw material are in stock. Okay. Assume sales and purchases are in cash terms and the closing stock is expected to go up by the same amount as between year 1 and 2. Okay. You may assume that no dividend is being paid. Okay. Company can use 75% of the cash generated to service a loan. Compute how much cash from operation will be available in the year 3 for the purpose. Ignore income tax. Okay. तो अब आपको वो ये पूछ रहा है कि आपके पास 3rd year में कितना कैश जनरेटेड रहेगा। तो आई बिलीव ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कैश कितना कैश जनरेटेड रहेगा मतलब कितना कैश आपके पास अवेलेबल आएगा, तो वो डिपेंड करता है हमारी इनकम और एक्सपेंसेस पर, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करोगे तभी तो आपको पता पड़ेगा कि इतना मेरे पास प्रॉफिट रहेगा, और उसमें हम जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस उसको ऐड कर देंगे तो हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन पता पड़ जाएगा।
बट उसके लिए हमें थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा तो बनाना पड़ेगा। अब उसको बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन है कि सेल्स आपका 12 लाख हुआ है। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप ईयर 2 के बेसिस पर ईयर 3 का सारा इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। कैसे बनाओगे सर? तो देखो अब आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले आई बिलीव हमारे पास 10 लाख का सेल्स की जगह 12 लाख हो गया, तो हम 2 कॉलम भी बना रहे हैं, एक्चुअल जो आपका सेकेंड ईयर का है और एक्सपेक्टेड जो आपको थर्ड ईयर के लिए बनाना है। तो सबसे पहले आई बिलीव हम डेबिट साइड की बात करेंगे, तो देखो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल का परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब आप करते हो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आई बिलीव व्हेन यू विल डू दैट तो आपके पास यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। तो अगर मैं अभी इसको करूं 1 लाख सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ प्लस 4 करोड़ माइनस 1.5 करोड़, व्हेन आई विल डू दैट तो आई बिलीव आई विल बी गेटिंग 2.5 माइनस 1.5 3.5 350 आ गया, 3 करोड़ 50 लैक्स, क्योंकि 5 माइनस 1.5। हाँ, तो ये मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया सेकेंड ईयर का। अब इसी बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि जब 10 लाख की सेल्स है तो 3 लाख 3.5 लाख का आपका, सॉरी 3.5 लाख क्या, 3 करोड़ 50 लाख का आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। अब सेकेंड ईयर का निकाल मतलब अब आपका थर्ड ईयर का निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, तो आई बिलीव थर्ड ईयर का निकालने के लिए वी कैन डू इट इन दिस मैनर कि जो 12 लाख है उसका भी मैं 35% निकाल सकता हूं डायरेक्टली। सॉरी 12 लाख नहीं है वो, 1 2 3 4 5 6 7 12 करोड़ है, तो 12 इंटू 35%, हाँ तो 4 करोड़ 20 लाख डायरेक्टली मेरे पास ये भी आ गया। तो इट विल बी कॉल्ड एज माय रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर द, इट विल बी कॉल्ड एज माय रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो आप ये चेक कर सकते हो, देखो 350 पहले ही साल का निकाला, जैसा मैंने आपको बताया 1 करोड़ प्लस 4 करोड़ माइनस, मैं अब करोड़ की बात करके मैं इसको उसमें ही कर देता हूं, लैक्स में ही। तो आई बिलीव 100 प्लस 400 माइनस 150 आई गॉट 350। इन द सेम मैनर आई विल डू दैट, ये 35% है 1000 का, तो 1200 का भी 35% ही होगा क्योंकि ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसे सेम नाउ आई विल डू फॉर स्टोर्स, स्टोर्स 12% हो गया, 1000 का ये 120 हो गया 12%, तो इसका भी 44 आ गया। दैट इज व्हाट आई हैव टेकन फॉर द स्टोर्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 160 थे और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वही रहेंगे, तो आई बिलीव जो ये 160 थे तो आई बिलीव मैंने उसका भी पूरा एज कर दिया कि अगर ये 1000 का 160 है मतलब 16%, तो 1200 का भी 16% 19.2 आ गया। ठीक है ना दोस्त। उसी के बाद जस्ट आई बिलीव अदर एक्सपेंसेस अगर आप चेक करोगे आपके पास इसमें, व्हेन यू विल चेक अदर एक्सपेंसेस, तो वो तो बराबर थे, मगर वो अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बताया था कि 50 लाख से बढ़ जाएंगे, तो आई बिलीव 150 हो जाएगा, पहले 100 था 150 हो गया। अदर एक्सपेंसेस के बाद डेप्रिसिएशन सेम है तो वो डेप्रिसिएशन सेम लगा दिया मैंने, और आपका देन आई कैन कम टू द क्रेडिट साइड। तो आई बिलीव सेल्स तो मैं ले सकता हूं, मिसलेनियस इनकम में कोई चेंज नहीं है, तो वही मैंने 10 की मिसलेनियस इनकम भी बता दी, दोनों को ऐड करा और उसमें से सब लेस कर दिया, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया 204 का। जैसे ही मेरे पास ये नेट प्रॉफिट आया 204 का, अब इसमें मेरे को बता रखा है कि जो डेप्रिसिएशन था मेरा वो 1 करोड़ है, तो वो 100 मैंने ऐड कर दिए, तो मेरे पास ये 304 आ गया। और क्योंकि मेरा अदर एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है, सॉरी मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में बोला था ना मेरा स्टॉक जो है 1 और ईयर 2 से जैसा बढ़ा है, तो इसका मतलब मेरा स्टॉक 50 लाख से बढ़ गया। तो जब मेरा स्टॉक 50 लाख से बढ़ गया तो इसका मतलब मेरा इंक्रीज इन स्टॉक को मैं लेस कर देता हूं कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, तो वही मैंने यहां पर करके बता दिया। कैश रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज स्टॉक लेस कर दिया, तो नेट कैश इनफ्लो आ गया मेरे पास। दैट इज हाउ आई हैव एक्चुअली कंप्लीटेड योर इलस्ट्रेशन नंबर 8 था आल्सो। आई बिलीव बहुत सिंपल था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आई बिलीव अब आपके पास इसमें बाकी है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 9। बहुत बहुत सिंपल है, बड़ा दिख रहा है ये क्वेश्चन मगर बहुत हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ के मैं बता रहा हूं आपको। प्राची लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स टू होलसेल कस्टमर्स। इट हैज 3 suppliers and 2 customers. Prachi Limited relies on its cleared funds forecast to manage its cash. You are an accounting technician for the company and have been asked to prepare a clear fund forecast for the period Monday 7th August to Friday 11th August 2019.
इंक्लूसिव, मतलब बोथ डेज आर इंक्लूसिव. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, 2 ही कस्टमर और 3 सप्लायर है, तो 2 कस्टमर में W लिमिटेड और X लिमिटेड है. इनका क्रेडिट टर्म्स W लिमिटेड को हम 1 कैलेंडर मंथ, पूरा मंथ का क्रेडिट देते हैं. इनका पेमेंट बेसिस है बैक्स. बैक्स का मतलब होता है बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विस, नीचे दे रखा है. ठीक है ना. और 7 अगस्त को आपने सेल्स करी 1.5 लाख की, और 7 जुलाई को, एक मंथ पहले की सेल्स करी आपने 1,30,000 की. तो आई बिलीव जब मैं 1 मंथ का, कैलेंडर मंथ का उसको क्रेडिट पीरियड देता हूं तो बैक्स के अकॉर्डिंग, तो जो मैंने जुलाई में सेल्स करा होगा वो मेरे पास अगस्त में आएगा, जो मैं अगस्त में सेल्स करूंगा वो मेरे पास सितंबर में आएगा, क्योंकि क्रेडिट पीरियड भी तो है. अब ऐसे जब मैं एक्स लिमिटेड की बात करता हूं तो उसका क्रेडिट पीरियड नन है, तो अगर ये बैक्स के थ्रू होता तो इमीडिएटली पेमेंट आ जाता, बट ये चेक के थ्रू है. तो आई बिलीव 7 अगस्त को इतना सेल्स और 7 जुलाई को इतना सेल्स. अब ये क्या बताया आपको इसके आगे, रिसिप्ट ऑफ मनी बाय बैक्स इज इंस्टेनियस, मतलब इमीडिएटली आ जाता है वो आपके पास. और एक्स लिमिटेड चेक विल बी पेड इनटू प्राचीज लिमिटेड बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे एज अ सेल इज मेड एंड विल क्लियर ऑन द 3rd डे. अच्छा, तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं मगर हमारे पास क्लियर कब होगा, 3rd डे पर. फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट बता रखा है. इसका मतलब अगर मैंने 7 को डिपॉजिट करवाया तो 8, 9 और 10 को मेरे पास उसका पेमेंट आएगा जो एक्स लिमिटेड है उसका. तो आई बिलीव मेरे पास 10 तारीख को 1,80,000 रुपए आएंगे और 7 तारीख को मेरे पास 1,30,000 रुपए आएंगे. ये अभी नहीं आएगा क्योंकि ये मैं 7 जुलाई वाला तो 10 जुलाई को आ चुका है, तो मेरे को तो ये मतलब ही नहीं इस बात से, तो क्योंकि मेरे को तो 7 अगस्त से 11 अगस्त तक का बनाना है. तो मेरे पास 7 अगस्त को तो ये वाला पेमेंट आएगा और मेरे पास 10 अगस्त को ये 1,80,000 रुपए का पेमेंट आएगा. तो दैट इज रिसिप्ट में मैं ये दिखा दूं. आगे पेमेंट टू सप्लायर्स. व्हेन वी विल टॉक अबाउट नाउ पेमेंट टू सप्लायर्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड को हम 1 कैलेंडर मंथ, 2 कैलेंडर मंथ और नन, ये हमारा पेमेंट करने का तरीका है. पेमेंट मेथड इसको स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू देते हैं, इसको चेक और चेक के थ्रू देते हैं. 7 अगस्त को परचेज बता दिया, 7 जुलाई परचेज बता दिया, 7 जून का परचेज बता दिया. क्यों बताया 7 जून तक का भी इतना पुराना क्यों दिया है, क्योंकि इसको 2 महीने का क्रेडिट है. तो इसका मतलब 7 जून का पेमेंट इसका 7 अगस्त को जाकर के होएगा. इसका ये वाला पेमेंट होएगा 95 वाला, और ए लिमिटेड का आई बिलीव ये जुलाई वाला पेमेंट हो जाना चाहिए, बट हम पढ़ते हैं इसमें क्या है. प्राची लिमिटेड सेटअप अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर 45,000 अ मंथ टू पे फॉर सप्लाईज फ्रॉम ए लिमिटेड. This will leave Prachi's bank account on 7th August. Every few months an adjustment is made to reflect the actual cost of the supplies purchased. ठीक है, तो हमें वो उससे मतलब ही नहीं है. हमको तो स्टैंडिंग ऑर्डर में 45,000 रुपए दे सकते हैं हम, और ये 7 अगस्त को हमारे पास से निकलता है हर बार. ठीक है ना, स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू. तो आई बिलीव इसको 1 मंथ का था तो 55 में से हमको तो 45 दे रहे हैं इसको, तो 7 अगस्त को एक तो 45 ये जाएगा और आई बिलीव 75 ये जाएगा. इसको चेक के थ्रू दे रहे हैं ना. देखते हैं अभी क्या बताया चेक के बारे में. प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट चेक टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड ऑन 7th अगस्त. द अमाउंट विल लीव इट्स बैंक अकाउंट ऑन द 2nd डे फॉलोइंग दिस. 2nd डे फॉलोइंग दिस मतलब 7 के बाद 8 और 9 तारीख को हमारे पास ये पेमेंट जाने वाला है ना. तो आई बिलीव अब आप मेरी बात सुनो, ये हमें 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है, तो ये 75,000 जो मैं पे करूंगा ना बी लिमिटेड के, वो 9 तारीख को जाएंगे. 75 प्लस 95, क्योंकि इसमें नन है तो इसका तो ये वाला, और 75 इसका ये वाला, और ये 55,000 का 45,000 ये मेरे पास से 7 अगस्त को दिखाना है 45,000 का. ये पेमेंट भी आ गया. वेजेस और सैलरी, वीकली वेजेस ये रहे जुलाई के और अगस्त के, और मंथली सैलरी ये रही दोनों की, जुलाई और अगस्त की आपको बता रखी है. फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेजेस वीकली. ठीक है, तो ये जो कैश वेजेस है ये तो हम वीकली देते हैं फैक्ट्री वर्कर को. They will be paid 1 week wages on 11th August for the last week work done in July. That is they work a week in hand. Okay, तो हमको सिर्फ 11th अगस्त को फैक्ट्री वर्कर्स का वेजेस दिखाना है. तो 12,000 उनके पूरे मंथ का था, तो डिवाइड बाय 4 करा तो 3,000 रुपए आ गया. अगस्त का तो अभी पेमेंट करा ही नहीं, 11 अगस्त को सिर्फ 3,000 रुपए. और ऑल द ऑफिस वर्कर्स आर पेड सैलरी मंथली बाय बैक्स. सैलरीज फॉर जुलाई विल बी पेड ऑन 7th अगस्त. तो जुलाई की सैलरी थी 56,000 की, वो आप 7th अगस्त को दिखा दोगे. बैक से तो इमीडिएटली चला भी जाएगा. अदर मिसलेनियस पेमेंट एवरी मंडे मॉर्निंग. द पेटी कैशियर विड्रॉ 200 फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर द पेटी कैश. मनी लीव्स प्राचीज बैंक अकाउंट स्ट्रेट अवे. तो 200 रुपए मेरे पास से पेमेंट में चला गया पेटी कैश का. रूम क्लीनर इज पेड 30 फ्रॉम पेटी कैश एवरी वेडनेसडे. तो ये वेडनेसडे 7
को मंडे था 8 और 9 को तारीख को दिखा देंगे हम ये 30 रुपए। ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर्ड बाय टेलीफोन ऑन ट्यूसडे 8 अगस्त ऑफ द वैल्यू इतना, दिस इज पेड फॉर बाय द कंपनी डेबिट कार्ड, सच पेमेंट्स आर जनरली सीन टू लीव द कंपनी अकाउंट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। 300 भी दिखा देंगे हम नेक्स्ट वर्किंग डे का। अच्छा सॉरी, ये रूम क्लीनर वाला नहीं आएगा क्योंकि ये पेटी कैश से पे हुआ है, माय मिस्टेक, क्योंकि हमने जब 200 ही ट्रांसफर कर दिए तो ये तो पेटी कैश से जाएगा। अब 30 रुपए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ हम ये ऑफिस स्टेशनरी का 300 रुपए दिखा देंगे। 5 न्यू सॉफ्टवेयर विल बी ऑर्डर्ड ऑन द इंटरनेट 10 अगस्त को, इतना चेक विल बी सेंट आउट ऑन द सेम डे, द अमाउंट विल लीव प्राचीज बैंक अकाउंट ऑन द सेकंड डे फॉलोइंग दिस। तो सेकंड डे कब हुआ? 10 को भेजा तो 11 और 12, मगर हमें बनाना तो 11 तक का ही, तो इसका मतलब इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा नॉन क्लियरिंग चेक में जाएगा। Other information, balance of Prachi's bank account will be 2 lakh on 7 August. This represents both book balance and cleared funds. Prepare a clear fund forecast for the period 7 से इतना 7 अगस्त to Friday 11 अगस्त होना चाहिए, including the information provided show clearly uncleared funds float each day। ठीक है, uncleared funds भी दिखा देंगे हम, बट पहले आई बिलीव जब मैं क्लियर फंड्स की बात करता हूं तो अब आप चेक करो, देखो इसने 5 दिन का बनाया ना आपके सामने, तो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था। रिसिप्ट में देखो डब्ल्यू लिमिटेड का 1,30,000 आ गया, और जो मैंने आपको बताया 10 तारीख को 1,80,000 आ गया, बाकी और कुछ नहीं आया रिसिप्ट में, आप चेक कर लो। पेमेंट में अगर आप देखोगे तो ए लिमिटेड का पेमेंट 45,000 ही हो गया, फिर बाकी उन दोनों का पेमेंट 9 तारीख को 75,000 और 95,000 हो गया, बी और सी लिमिटेड का, देखो बाकी और कोई कहीं पेमेंट नहीं आया। फिर जब हम बात करते हैं वेजेस की, तो आई बिलीव जो उसने बताया था वेजेस 12,000, इसने 12,000 ही दिखा दिया वेजेस का। आई बिलीव आई हैव टू चेक दैट। अरे यार वो वीकली था, मैंने उसको मंथली समझ लिया था, सो सॉरी, माय मिस्टेक हो गई थी, वो वीकली वेजेस है। तो वो उसने बोला है कि उसने 11 तारीख को पे करा है, हाँ तो बस 12,000 पूरा आ गया, और वो 56,000 रुपए जो है जुलाई वाला वो हमने 7 अगस्त को ही पे करा है ना, हाँ तो वो मंथली है, तो वो मंथली आ जाएगा सॉरी, तो 12 और 56 ही आ जाएगा, यही मैं सोच रहा था क्या हो गया। तो दैट इज व्हाट वी विल चेक, 12,000 ये रहा और 56,000 ये रहा। उसके बाद पेटी कैश के 200 ये रहे और स्टेशनरी के 300 ये रहे, आई बिलीव ये हमारा बी भी हो गया। ए माइनस बी कर दिया तो आपके पास क्लियर बैलेंस आ गया, ये रहा आपके पास क्लियर बैलेंस। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? बहुत सिंपल था ये। अब मैं बात करता हूं अनक्लियर फंड्स की। तो आई बिलीव व्हेन वी विल टॉक अबाउट अनक्लियर फंड्स, तो आई बिलीव अब आप इधर देखो, इस बात को समझो अच्छे से ना। देखो सबसे पहले आई बिलीव ये जो 7 अगस्त को हमने सेल्स करी है, हाँ ये जो हमने 7 अगस्त की सेल्स करी है, ये 7 तारीख को तो अनक्लियर में ही रहेगा ना, तो हमें डेट बनाने तो 7 तारीख को भी अनक्लियर में रहेगा, 8 को भी और 9 को भी, क्योंकि ये तीसरे दिन आएगा हमारे पास, तो थर्ड डे, तो 9 को भी, जब भी तो 10 तारीख को जाके क्लियर हुआ, तो अनक्लियर के तीनों डेज में 7, 8, 9 में 1,80,000 रुपए दिखेंगे बस रिसिप्ट्स में। फिर 10, 11, 12 में कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, 10 और 11 में कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं, देखो आप, तो ये 1,80 3 तारीख 3 दिन तक दिखे, देख लो आप अनक्लियर में रिसिप्ट्स में, फिर नहीं दिखे। ऐसे ही जब हम पेमेंट की बात करेंगे तो आई बिलीव देखो ए लिमिटेड तो इमीडिएटली निकल ही गया था, बी लिमिटेड का जो अनक्लियर्ड है आई बिलीव वो हमने चेक कब दे दिया था, 7th को ही दे दिया था हमने, कितने कितने रुपए का बी और सी का, तो आई बिलीव 75 और 95 का, तो इसका आप टोटल कर लोगे तो ये 7 तारीख को अनक्लियर में दिखेगा, 8 तारीख को भी दिखेगा, 9 को क्लियर हो ही गया, तो 9 से तो डैश हो जाएगा। तो देखो ये रहा 7 और 8 का ये आ गया यहां पर, अब ये 7 और 8 का यहां पर भी आया, अब 300 एक्स्ट्रा और क्या आया, तो 300 एक्स्ट्रा और आपका ये वाला आ गया, दैट इज योर यू नो व्हाट यू हैव पेड वाज दिस, यस ऑफिस स्टेशनरी का 8 अगस्त को, तो ये 8 को और ऐड कर दिया आपने, और ये 9 तो चला ही जाएगा, तो बस दैट इज योर अनक्लियर फंड्स वाला ही बन गया आपका, ये रहा पेमेंट साइड में। उसके बाद लास्ट वाला, और ये जो हमने बता रखा है सॉफ्टवेयर वाला, ये हमने 10 तारीख को दिया था, 10 और 11 दोनों के दिन 65 और आ गया अनक्लियर फंड्स में, दैट्स इट, एंड दिस इज हाउ यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड दैट। तो ये बुक बैलेंस बता दिया। क्लियर फंड में जब इस अनक्लियर फंड्स को आप ऐड करते हो तो आपके पास बुक बैलेंस पता पड़ जाता है, दैट्स इट, एंड दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर इलस्ट्रेशन नंबर 9। आई बिलीव ये बहुत इजी थे, समझ में आ गए होंगे आपको पूरा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं साहब, तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 थे, काम कर, मगर ये जैसा हम EOQ निकालते हैं ना वैसे ही होता है ये, दैट इज द फॉर्मूला विल रिमेन सेम 2AO अपॉन C। देखो चेक कर लो,
फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिस्बर्समेंट, टोटल डिस्बर्समेंट आर इतना पर मंथ और 12,60,000 पर ईयर, तो हमें ये डिस्बर्समेंट ही लेना पड़ता है, एक हमारा टोटल डिस्बर्समेंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिस्बर्समेंट अकाउंट इस 20 पर ट्रांसफर, ये हमारे ओ टाइप हो गया, पर ट्रांसफर 20 रुपए लगते हैं हमारे। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड 8% पर एनम, तो ये जो 8% है ये हमारा सी हो गया, तो ये डायरेक्टली 8% ही निकालना है आपको, है ना। तो योर फॉर्मूला यू नो दैट 2AO अपॉन सी ना, तो यहां पर अब 100 रुपए, मतलब ये सी 8% ही लेना है बस डायरेक्टली, तो ये 8% देखो सी आ गया, इसको किसी परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसा हम कॉस्टिंग में करते हैं वैसा नहीं। तो 2 इंटू 12,60,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 0.08, तो आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस पता पड़ गया 25,100 रुपए का, बस ये आ गया। ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोलो या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलो या ऑपरेटिंग रन साइज बोलो, फॉर्मूला सबका एक ही आता है, ठीक है। तो इतना ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। तो आई बिलीव इसी के बाद व्हेन यू विल चेक, तो ये सब थियोरेटिकल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है, वो आप वैसे खुद से कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ साई ट्रेडिंग कंपनी। ऑन एन एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड आफ्टर 45 days. Inventories have an average holding period of 75 days and creditors payment period on an average is 30 days. तो आई बिलीव आप इससे ऑपरेटिंग साइकिल निकाल सकते हो, ठीक है ना, 45 प्लस 75 माइनस 30 करके, तो आई बिलीव दैट विल गिव यू 90 डेज का, है ना। फर्म स्पेंड द टोटल ऑफ 120 lakhs एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। इट कैन अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट्स। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश साइकिल, कैश साइकिल तो 90 डेज की आ गई, और कैश टर्नओवर निकालना है। तो आई बिलीव जैसे आपका वो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते थे, वैसे कैश टर्नओवर निकालना है। तो दैट वी विल सी कैश टर्नओवर कैसे निकालेंगे हम। तो कैश टर्नओवर देखो वही, जैसे आप नंबर ऑफ ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, आपके टोटल 90 डेज आए ना, अब 360 डेज इन अ ईयर कैश टर्नओवर निकालने के लिए 12 months डिवाइड बाय 3 months, तो 4 आपका कैश टर्नओवर आ गया, है ना। दैट इज व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड कैश साइकिल और कैश टर्नओवर। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट द पेमेंट एज दे बिकम ड्यू। तो अब मिनिमम अमाउंट, तो हम 120 लाख टोटल स्पेंड करते हैं और 4 हमारे पास कैश टर्नओवर है, तो उससे डिवाइड कर दिया, तो आपको मिनिमम ऑपरेटिंग कैश पता पड़ गया 30 लाख का। ये लर्न करने जैसी चीज है, इसमें समझाने जैसा कुछ खास नहीं कि आपको इलिस्ट्रेशन एज इट इज अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसमें कर पाओ, बस इसलिए है ये क्वेश्चन। इसके बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश बिकम, ये भी हो गया। सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज, तो कितना आप सेव कर लोगे, कितना आप बचा लोगे। तो आई बिलीव अगर वो 30 डेज हो गया तो ये आपका 45 डेज ही आपका ऑपरेटिंग साइकिल आ गया। तो 360 डिवाइड बाय 45 कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पता पड़ जाएंगे। कैश साइकिल इज इक्वल्स टू 45 प्लस 40 माइनस 30, तो 60 डेज आ गया, सॉरी। अच्छा ये रिड्यूस करना, तो हाँ 75 माइनस 30 विल 45, हाँ तो 60 डेज आ गया, मतलब 2 months आ गया। 2 months आ गया तो आपने कैश टर्नओवर निकाल लिया 6 का, और फिर आपने मिनिमम ऑपरेटिंग कैश निकाल लिया 120 डिवाइड बाय 6 करके 20 लाख का। पहले आपका था 30 लाख, तो 10 लाख की आपकी सेविंग्स हो गई, है ना। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट 10 लाख हुआ, तो वो सेविंग्स आपके पास 10 लाख का 10% जो आप अर्न कर सकते थे, 1 लाख की आपकी सेविंग्स आ गई टोटल। इतना रुपए आप बचा लोगे। एंड दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर इलिस्ट्रेशन नंबर 11th, एंड बाय दिस आपका कैश बजट पूरा ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच।